क्या तुम महाराज भरत के इस वंशज पर कायरता का आरोप लगा रहे हो विदुर? नहीं महाराज, मैं आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहा। महामंत्री होने के नाते केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। मंत्री का एक यह भी कर्तव्य है महाराज कि वह नरेश के क्रोध से डरे बिना उन्हें उनके हित की बातें बताता रहे। तो मुझे मेरे हित की बात बताओ। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रारंभ में। जैसा कि हमने अपने पिछले एक अंक में आपसे कहा था कि हम विदुर नीति बुक रिव्यू का एक डिस्कशन वीडियो भी करने वाले हैं, तो आज का अंक उसी के बारे में है। तो बने रहिए इस अंक में पूरे डिस्कशन के लिए। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे सुना था कि विदुर नीति जो है बुक जिस पे आधारित है वो महाभारत के उद्योग पर्व के 33वें से 40वें अध्याय तक के बीच के जो 8 अध्याय हैं उनके बारे में। तो एक बार जरा विस्तार से बताएं कि एक्चुअली है क्या इसमें। इस पुस्तक का आरंभ होता है जब धृतराष्ट्र बहुत चिंतित होते हैं, क्योंकि अभी अभी संजय उनसे मिलकर गए होते हैं और वो कहते हैं कि मैं पांडवों का पक्ष रखूंगा। अच्छा, तो इसलिए वो प्रहरियों से विदुर को बुलवाते हैं। विदुर के आने पर धृतराष्ट्र उनसे कहते हैं कि आप मुझे धर्म और नीति के सिद्धांतों के बारे में बताइए, ताकि जो मेरा ये व्याकुल मन है वो शांत हो जाए। तो विदुर उनको क्या क्या बताते हैं? विदुर उन्हें कई बातें बताते हैं। सबसे पहले तो ये बताते हैं कि कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसे नींद नहीं आती, पंडित कौन है, मूर्ख कौन है, अच्छा क्षमा का क्या महत्व है, प्रशंसा योग्य व्यक्ति कौन है, पाप का दोषी कौन है, सुख कैसे प्राप्त होगा, ठीक है, और किस व्यक्ति से हमें सलाह लेनी चाहिए, किससे नहीं लेनी चाहिए, इत्यादि कई ऐसी बातें बताते तो इन सब से भी मुझे नहीं लगता कि धृतराष्ट्र को शांति मिली होगी। हैं। धृतराष्ट्र को अभी तक तो उसको अभी भी ये सब सुन के भी उसको कोई शांति नहीं मिलती है। तो धृतराष्ट्र जो है वो पुनः आग्रह करते हैं विदुर से कि वो और सुनना चाहते और कुछ बातें सुना। अभी तक वो सेटिस्फाई नहीं है। तो इसके बाद फिर विदुर ने ऐसा कौन सा शांति मंत्र फूका होगा? फिर विदुर ने उन्हें फल का महत्व बताया, दृष्टिकोण के बारे में बताया और भय और वाणी की विशेषताएं बताई। इस पूरे प्रसंग में वो पांडवों की प्रशंसा करते रहे और इसी बात पे जोर दिया कि युधिष्ठिर जो है वही राज्य के लिए सबसे डिजर्विंग कैंडिडेट है, सबसे योग्य वही है। ये सुनकर तो धृतराष्ट्र और व्याकुल हो गए होंगे। जी हाँ, अभी भी जो युधिष्ठिर धृतराष्ट्र जो होते हैं वो अभी भी विदुर से कहते हैं कि मुझे अभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं हुई है, मुझे और संवाद सुनाइए और ऐसी बातें बताइए धर्म और नीति से रिलेटेड। तो फिर इसके बाद विदुर ने और क्या बोला होगा? विदुर धृतराष्ट्र से कहते हैं कि आप कौरवों और पांडवों में भेद न करें और दोनों को एक ही दृष्टि से देखें। अच्छा, फिर विदुर बातों बातों में उन्हें समय पे काम करने की, कार्य करने की महत्वता के बारे में बताते हैं और कौन सा कार्य सबसे श्रेष्ठ है उसके बारे में बताते हैं, मध्यम कार्य कौन सा है और लो कार्य कौन सा है, मतलब ऐसे ज्ञान देते हैं। और बार बार वो यही कहते हैं कि कौरव योग्य नहीं है जी। ये सुनकर तो धृतराष्ट्र मतलब डर गए होंगे बिल्कुल जी। हाँ, उनका महामंत्री ऐसा बोल रहा है कि आपके पुत्र ही जो है वो योग्य नहीं है। बिल्कुल। ये सब सुनकर तो धृतराष्ट्र जो है बहुत भयभीत हो जाते हैं और फिर वो विदुर से कहते हैं कि कुछ ऐसा सुनाओ जिससे मेरा मन जो है थोड़ा शांत हो जाए। विदुर उन्हें साथ रहने के इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि आपको दुर्योधन को रोकना होगा। ये बात तो मतलब सही गई हमने काफी। विदुर धृतराष्ट्र को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि पांडव बहुत शक्तिशाली हैं और उनसे युद्ध करने का सोचना बहुत बड़ी भूल होगी। बिल्कुल। वो उनको आग की विशेषता बताते हैं, जिस तरह आग कैसे फैलती है और बहुत सारी उसकी विशेषताएं हैं, उसके बारे में बताते हैं। और पांडवों को शेर बताते हुए वो ये कहते हैं कि यदि जंगल में शेर खत्म हो जाएगा तो पूरा जंगल ही पूरा जंगल बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है ना कि वो लाइफ साइकिल रहता है।
हाँ वो मतलब फूड चेन है, फूड चेन अब रहती फूड है, चेन का बिगड़ पॉलिसी जाएगी खत्म हो तो- गया तो सारा ग्रास और सब कुछ उसमें नष्ट हो जाएगा, तो पूरा जंगल ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो अंत में वो यही कहते हैं कि दुर्योधन आपके साम्राज्य का पतन का कारण बनेगा यदि आपने उसको समय पे नहीं रोका। नहीं। तो विदुर ने तो इतनी डीप बातें बताई, मतलब पूरे 8 अध्याय निकाल दिए यही समझाने में कि आपको दुर्योधन को रोकना चाहिए और मतलब चीजें एस्केलेट ना होने दो, पांडव वगैरह ये है वो है जो भी बताया उन्होंने। तो फिर भी ऐसे क्या व्यवस्था थी, ऐसे क्या लॉजिक था उनके, क्योंकि युद्ध तो हुआ ही, तो क्या रिएक्शन क्या था, मतलब धृतराष्ट्र का इसमें क्या कहना था? देखो इतना सब कुछ सुनने के बाद धृतराष्ट्र कहते हैं कि प्रारब्ध पे किसी का जोर नहीं चलता, जो होना है वो होगा ही। वो ये भी कहते हैं कि पांडवों के प्रति उनके जो विचार हैं वो भी वही हैं जो विदुर ने बताए, मतलब वो भी उनके प्रति अच्छा विचार रखते हैं, अच्छे विचार रखते हैं। लेकिन क्या करूं, जब मैं दुर्योधन को देखता हूं तो मेरी बुद्धि पलट जाती है। वो ये कहते हैं पुत्र मोह, हाँ पुत्र मोह, एग्जैक्टली। और कहते हैं कि भाई प्रारब्ध के सामने पुरुषार्थ व्यर्थ है। यहाँ पे बेसिकली वो क्या करते हैं, वो प्रारब्ध को आगे कर देते हैं और पुरुषार्थ करने को मना कर देते हैं। कहते हैं अगर मैं कोशिश करूंगी तो भी मैं ये युद्ध नहीं रोक सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं था, अगर वो चाहते तो वो ये युद्ध रोक सकते थे, बट वो उन्होंने क्या किया, प्रारब्ध को आगे रख दिया और उसके पीछे वो छुप के उन्होंने होने दिया। तो दर्शकों में आपको एक चीज बता दूं यहाँ पे कि प्रारब्ध से ही प्रेरणा लेके हमारा चैनल का नाम प्रालब्ध बना है। हम कश्मीरी जो है प्रारब्ध को प्रालब्ध करके बोलते हैं कि प्रालब्ध के हाथ में सब कुछ, प्रालब्ध होगा तो ये होगा, होनी होगी तो होगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम पुरुषार्थ से डरते हैं, ऐसा नहीं है। धृतराष्ट्र की तरह। हमको प्रारब्ध में यकीन है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, हमें बस करते रहना। तो काफी अच्छी तरह से आपने इसका सार दिया कि क्या है इस किताब में। अब दर्शकों के लिए हम थोड़ा सा सैम्पलिंग आउट भी कर लेते हैं कि कुछ श्लोक इसमें से जो कि आपको अच्छे लगे हों, उसका एक बार हम डायरेक्टली बुक से ही पढ़ के और उसका क्या व्याख्यान है वो बता के उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जी कुछ जो मुझे बहुत अच्छे लगे वो मैंने नोट किए हुए हैं और उसके बारे में थोड़ा डिस्कस भी करेंगे और उसके बारे में बताएंगे भी। बेसिकली मुझे एक चीज पहले अध्याय में बहुत अच्छी लगी कि इसमें अच्छे से विवरण दिया गया है कि पंडित की परिभाषा क्या है। पंडित का मतलब वो साधु वाला, वो स्कॉलर, मंत्र पढ़ने वाला पंडित नहीं, ज्ञानी, जीनियस जो अपने काम का परफेक्ट हो, परफेक्शनिस्ट या प्रोफेशनल जिसको कहते हैं, वो उसकी क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो श्लोक पहले अध्याय के श्लोक नंबर 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 33 और 45 और छठे अध्याय का 44वां श्लोक, ये श्लोक मुझे बहुत अच्छे लगे। अच्छा, ठीक है, तो ये श्लोकों के बारे में क्योंकि टाइम की कमी की वजह से हम सारे श्लोक नहीं पढ़ सकते, बट मैं इससे सारा आपको बता देता हूँ। इसमें ये कहा है कि पंडित जो है जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान, दुख सहने की शक्ति, धर्म में स्थिरता, क्रोध, हर्ष, गर्व, लज्जा, उद्दंडता, पुरुषार्थ करने से रोक नहीं पाती। यानी कि अपने भाई मैं कैसा दिख रहा हूं, अपने शरीर का ज्ञान उसको पुरुषार्थ करने से नहीं रोक रहा, दुख सहने की शक्ति उसको पुरुषार्थ करने से नहीं रोक रही। ठीक है, धर्म में स्थिरता, मतलब धर्म में स्थिरता जो है, स्थिर रहते हुए वो पुरुषार्थ करने को तैयार है। यानी कि मैं वो ये बोलेगा कि भाई ये धर्म के विरुद्ध है या धर्म के अगेंस्ट है या धर्म के साथ है, तो मैं पुरुषार्थ करने से रुकूं या ना, मतलब अपना धर्म का बहाना देके या प्रारब्ध का या ऐसी कोई चीज का बहाना, उसको क्रोध आ जाए, हाँ। पुरुषार्थ करने से ना डरे। हाँ। ठीक है, हर्ष हो, गर्व हो, लज्जा हो, उदंडता आया मन के अंदर, तो जिसको ये सारी चीजें पुरुषार्थ करने से नहीं रोकती वो पंडित है। लोग जिसके कर्तव्य, सलाह और विचार को पहले नहीं जान पाते और काम होने पर जानते हैं। यानी कि वो जब काम करता है ना, तो पहले उसका कोई पब्लिसिटी नहीं करता। अच्छा, समझ गया, उसके काम करने, क्यों वो ये काम कर रहा है, कौन सा काम करने वाला है,
ये जब काम होने के बाद लोगों को पता चलता है ना, ऐसा बंदा जो सिनारियो बनाता है वो पंडित होता है। अच्छा, मतलब जैसे अगर मैं कोई काम करने वाला हूँ या जैसे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो मैं पहले 10 जगह बता के आऊंगा कि अरे मैं इस चीज पे वीडियो बनाने वाला हूँ, तो ये ऐसा है, तो सारी डिस्कशन कर लूंगा। भाई आपका काम हो जाने के बाद जब लोग उसको देखेंगे और लोग उसको जान लेंगे, उसको पंडित कहते हैं। ये ना हो कि काम करने से पहले ही चर्चा हो पूरी दुनिया। तीसरा ये था कि शक्ति के अनुसार काम करने वाला पंडित है। भाई जितनी उसकी शक्ति है उसी के अनुसार काम करने वाले को ही पंडित कहते हैं। अगर वो अपनी शक्ति से ज्यादा का काम करेगा तो वो पंडित नहीं है, मूर्ख है। भाई जितना तेरे में दम है उतना ही काम करेगा, है ना। दूसरी बात ये, तुच्छ समझकर किसी भी चीज की अवहेलना ना करना, यानी कि नजरअंदाज ना करना कि भाई ये छोटा है या छोटा काम है या छोटा ये सी बात है। जैसे कुछ लोग किसी व्यक्ति को छोटा समझते हैं, ऐसा नहीं। जो ऐसा करता है वो पंडित नहीं होता, लेकिन जो ऐसा नहीं व्यक्ति को छोटा समझते हैं, किसी काम को छोटा समझते हैं। जैसे आजकल मेरे काफी मित्र हैं जो जब फ्रेशर थे तो बोलते थे अरे इसमें तो सैलरी बहुत कम है, ये काम मैं थोड़ी ना करूंगा, मुझे तो बड़ी सैलरी वाली नौकरी चाहिए। अपने इसको रिलेट कर सकते हैं अपने साथ। अच्छा, पंडित वो है जो विषय को देर तक सुनता है लेकिन जल्दी समझ जाता है। कुछ लोग होते हैं अभी सुना भी नहीं होता है, पहले ही वो अपना आंसर दे देते हैं। मतलब बात को अभी उसने वक्ता ने 2 ही शब्द बोले और तुम रिएक्शन दे रहे हो। दो शब्द से आपको समझ आ गया कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। नहीं, पहले उसको देर तक सुनो, उसके बाद ही आप उसको अच्छे से समझ पाओगे। पंडित की निशानी होती है कि वो पहले सुनता है, पहले ही वो प्रतिक्रिया नहीं देता, पहले सुनता है, सुनने के बाद फिर वो अपनी प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि वो सब कुछ समझ चुका होता है। जैसे कि हम आजकल देखते हैं कि लोग बात करने से पहले ही उसको जवाब दे देते हैं कि वो सुन नहीं रहे होते उस बात को। एक्चुअल में वो सुन नहीं रहे होते क्या सामने वाला बोल रहा है, उनको अपनी बात कहनी होती है। अपनी बात कहनी होती बेसिकली। जब वो सुन लेता है पूरी तरीके से तभी उसको समझ में आता है, लेकिन अभी भी वो पूरी तरीके से पंडित नहीं है। क्योंकि कई लोगों की आदत होती है इस कान से सुनना, इस कान से निकाल देना। ठीक है, यानी कि आप समझ भी गए हो बात, 2 दिन बाद भूल गए। क्यों भाई? जो इस काम को इम्प्लीमेंट भी फिर कर देता है, इस विचार को जो उसने सुना है उस चीज को अपने जीवन में भी इम्प्लीमेंट कर देता है, अगर वो बात उसके जीवन में इम्प्लीमेंट करने लायक है, यानी कि देर तक सुनता है, जल्दी समझता है और उसके बाद इम्प्लीमेंट भी करता है, वो पंडित है। अमल करने वाला। हाँ, अमली। अच्छा, दुर्लभ वस्तु की कामना नहीं करता। भाई जो चीज दुर्लभ है, जो मिल नहीं सकती, अबंडेंट नहीं है, बहुत कम है, वो उसकी कामना नहीं करता। अरे वो अपना काम करना ना, मैं इसके पीछे लगूंगा तो फिर मैं बाकी काम क्या ही करूंगा। ठीक है, खोई हुई वस्तु का शोक नहीं करता। अब जो खो गया सो खो गया। अगर आप दिमाग वाले हैं, ज्ञानी हैं, पंडित हैं, प्रोफेशनल हैं, तो आप उसको साइड कर दोगे, क्योंकि अब आप एक इस नुकसान के चक्कर में और नुकसान क्यों करवाओगे अपना समय का सदुपयोग क्यों नहीं करोगे। ठीक है ना, तो उसका शौक नहीं करना है। लेसन लेना नहीं लेना अलग बात है, बट उसका शौक नहीं करना है। शौक मतलब कि वो लेके बैठना, अरे यार मेरा फोन गुम हो गया, यार क्या करूं, मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। उससे लेसन जरूर लो और अगले काम पे निकल जाओ। ठीक है। अच्छा, पंडित वो है जो निश्चय करके कार्य को पूरा करता है, बीच में नहीं छोड़ता। भाई अगर मैंने बीड़ा उठाया है, कमिटमेंट की है, तो पूरी करूंगा। मतलब जैसे दबंग फिल्म में था, जो भी डायलॉग मुझे याद नहीं है, क्या था वो डायलॉग? दबंग में नहीं, वो वांटेड मूवी में था। हाँ सॉरी, वांटेड मूवी में क्या था? मूवी में एक बार जो मैं कमिटमेंट करता हूँ तो मैं अपने आपकी भी नहीं सुनता। तो सेम पंडित वही है, समझ गए? तो आदर होने पर फूलता नहीं। अगर उसका आदर हो रहा हो तो फूलता नहीं है, और अपमान या अनादर होने पर संतप्त नहीं होता, मतलब चिढ़ता नहीं है। वो पंडित है। क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो, अगर आपने गलत रिएक्ट कर दिया तो आप मूर्ख माने जाओगे। ठीक है ना? तो अच्छा, जो अलग अंदाज में अपनी बात को कहता है और फ्लुएंटली कहता है, मतलब उसको किसी चीज का डर नहीं है, फ्लुएंटली अपनी बात को कह रहा है और अलग अंदाज में कह रहा है। जैसे बाकी लोग कहते हैं
उससे थोड़ा सा अलग अंदाज में कहता है, क्योंकि उसके पास तर्क भेदने की निपुणता है, वो पंडित है। यदि आपके पास आप फ्लुएंटली तो बोल रहे हो लेकिन आपके पास तर्क भेदने की निपुणता नहीं है, तो आप पंडित नहीं हो, आप बस जिसको क्या कहते हैं, जो ज्यादा रट्टू तोता। आप लॉजिक ब्रेक नहीं कर सकते किसी का, अगर उसमें अगर आपकी मास्टरी नहीं है तो आप पंडित नहीं हो। वो मास्टरी होनी चाहिए कि आप कोई किसी भी तरह का लॉजिक दे, लेकिन अगर आपके प्रिंसिपल्स की बात है, आप वो लॉजिक को भेदते हुए अपना प्रिंसिपल वहां स्थापित कर सको। हाँ, अच्छा, जितना आवश्यक है उतना ही काम करता है, उससे ज्यादा नहीं, फालतू का एक्स्ट्रा काम नहीं करता भाई। जो ये काम है, इसको जितनी मेहनत चाहिए या जितना इसमें अपना उद्योग चाहिए उतना लगा के आप उसको काम करते हो, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। अधिक में हाथ नहीं डालता, फालतू में अधिक में हाथ नहीं डालता, उसको पंडित कहते हैं। तो ये सारे जो थे ये मुझे अच्छे लगे, जिसका कि हम भी अपने जीवन में रिलेट कर सकते हैं और इनसे सीख के हम अपने आप को एक बेटर ह्यूमन बीइंग बना सकते हैं, हम अपने आप को और ज्यादा परफेक्ट बना सकते हैं। काफी चीजें इसमें जो हम पे लागू होती हैं, शायद आप पे भी लागू होती हो, बिल्कुल, जो कि हम नहीं करते, जिसमें कि हम अपने आप को एक सही मायने में पंडित नहीं मान सकते। तो अगर हम ये सब चीजें करें तो काफी हमारी लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट होगी, जिसको कहते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होगा। और पंडित बहुत अच्छी बुक है, जिसमें विदुर ने बहुत ही सुंदर तरीके से कई चीजें बताई है। मैं तो जिन चीजों को डिस्कस कर रहा हूँ वो अंश मात्र है, लेकिन अगर आप सही में चाहते हो तो इस बुक को पढ़िए, बहुत ही अच्छी बुक है आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। अच्छा, दूसरा जो मेरे को टॉपिक अच्छा लगा, मूर्ख कौन है। इसके ज्यादा पॉइंट्स नहीं बताए हैं, बट मेरे पास हैं कुछ पॉइंट्स जो मैंने पहले अध्याय के 35वें, 36वें, 39वें, 41वें और 42वें श्लोक से मैंने निकाले हैं। बिना पढ़े गर्व करने वाला। भाई किसी भी चीज को आपने पढ़ा नहीं, यानी कि उसकी शिक्षा नहीं ली, उसका ज्ञान नहीं लिया, लेकिन उस चीज के ऊपर गर्व करने वाला, फेक प्राइड जिसको बोलते हैं। फेक प्राइड, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कोई चीज है, उसका आपको ज्ञान नहीं है, लेकिन आपके पास वो चीज है, लेकिन उसका यूज क्या ये नहीं पता आपको, लेकिन फिर भी हाँ जी मेरे पास है जी, टीवी है मेरे पास। अरे टीवी में क्या देखते हो आप, मतलब आपके पास गाड़ी है, लेकिन गाड़ी शो ऑफ कर रहे हो, लेकिन आपको गाड़ी चलाना नहीं आती, तो आप मूर्ख हो। ठीक है। असमर्थ होकर भी बहुत बड़े बड़े मंसूबे बनाने वाला मूर्ख। भाई तेरे अंदर दम नहीं है और तू बना रहा है प्लान बहुत बड़े बड़े कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, ये हो जाना चाहिए दुनिया में, ऐसा कर देना चाहिए, हाँ। वैसा कर देना चाहिए, लेकिन आपके अंदर में उतना सामर्थ्य, कैपेबिलिटी है नहीं कि आप कर सको, टैलेंट है नहीं आपके अंदर कि आप वो कर सको। लेकिन आपको मतलब सपने तो नहीं कहेंगे, लेकिन जैसे क्या बोलते हैं, मनोरथ बनाने हैं बड़े बड़े, हाँ। कि भाई ऐसा हो जाना चाहिए, वैसा हो जाना चाहिए, मैं वैसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। मूर्ख वो है जो बिना काम किए धन कमाना चाहता है। जो बिना काम किए धन कमाना चाहता है, बिना मेहनत किए धन कमाना चाहता है। ऐसा कौन सा काम है, ऐसा कौन सा तरीका है जहां पे आप बिना मेहनत किए धन कमा सकते हो। अगर आप अधर्म भी करोगे ना पैसा कमाने के लिए, तो भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये मेरे ख्याल से काफी लोग रिलेट कर सकते हैं इस पॉइंट के साथ। भाई गूगल के अंदर यही सर्च होता है, हाउ टू मेक मनी विदाउट वर्क या विदाउट हार्ड वर्क, ठीक है ना। तो इसका जवाब मिलता है, लेकिन वो जवाब ऐसा होता है ना कि आप घूम जाओगे, आप गूगल सर्चेस के अंदर ही घूमते रह जाओगे, आपको वो मिलेगा नहीं कभी, क्योंकि ऐसा कोई काम ही नहीं है। और मूर्ख ही होंगे जो उसको सर्च करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सब पे लागू होता है ये चीज, जो भी ऐसा करे। अच्छा, मूर्ख वो है मूर्ख वो है जो अपना काम छोड़कर दूसरे के काम करने लग जाता है। भाई तेरे को जो काम असाइन हुआ है, आपको जो काम असाइन हुआ है, आप उसको नहीं कर रहे हो। आप ये नहीं समझ रहे हो कि मैं एक सिस्टम का एक पार्ट हूं। आप अपने आप को इंडिविजुअली ही अलग ही देख रहे हो कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। नहीं, आपको एक काम डेजिग्नेट किया गया है, आप अगर वो नहीं करेंगे तो आप उस चेन को तोड़ रहे हैं, तो आप मूर्ख।
तो ये रिलेट कर सकते हैं लोग जो किसी कंपनी में काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, उनको जो चीज असाइन की गई है, माना कि वो ठीक है, हो सकता है कि उसके इंटरेस्ट की नहीं होगी, लेकिन अभी तो या तो आप वहां पे काम करो, अगर आपके इंटरेस्ट का नहीं है तो वहां पे काम मत करो, ठीक है। लेकिन अगर आप काम कर रहे हो तो जो काम दिया है उसको ही करो, क्योंकि पूरे सिस्टम का एक पार्ट होता है। उसी तरीके से जो उसको ऑफिस लाइफ में तो ये सब देखने को मिलता अच्छा, ही है। काम आप चाहे दूसरे का कर लोगे, क्रेडिट कौन ले जाएगा? वही ले जाएगा, क्योंकि वो उसी के ही अंडर आता है वो काम, और आपके अंडर जो काम है वो हुआ नहीं, तो उसका ब्लेम आपके ऊपर जाएगा। तो आपसे बड़ा मूर्ख कौन है? मूर्खता है इसमें। अच्छा, मित्र से झूठा आचरण करने वाला, मित्र से भी या संबंधियों से भी, किसी भी से भी जो झूठा आचरण करता है, फेक पर्सनैलिटी जिसे कहते हैं। विदुर ने किस जमाने में बताया ये चीज? जो आजकल हम फेसबुक और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पे पढ़ते हैं, वो विदुर ने बहुत पहले बता रखा है। तो अपने काम को व्यर्थ फैलाने वाला, रायता जो फैलाते हैं लोग, काम करना नहीं होता, बस छोड़ के फेंक देते हैं, उसके बाद निकल लेते हैं। ये तो बहुत उदाहरण है इसके, आप आसपास देखिए, बहुत से आपको इंस्पिरेशन मिलेंगे इसमें। टीवी वगैरह तो आप सब देखते ही हैं, बहुत इंस्पिरेशन मिलेंगे, भरे हुए हैं ऐसे। और हर चीज पे, हर जगह पे डाउट करने वाला, वो मूर्ख है। हाँ, इसके भी आपने बहुत एग्जांपल देखे होंगे टीवी पे, डेली कोई ना कोई ऐसा एग्जांपल मिलेगा। तो सोचिए, जो हमको मीडिया में आज दिखता है, ये विदुर ने कब लिखा है, कब जबकि प्रजातंत्र भी नहीं था। मतलब प्रजातंत्र इन वे ऐसा नहीं था, ऐसी वाली डेमोक्रेसी नहीं थी वहां पे। राजा के काल में उसने ऐसी चीजें लिखी, सोचा। तो ऑब्वियसली ये बुक बिल्कुल एक ऐसी चीज है जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, जो आजकल का जमाना है, बिल्कुल उससे रिलेट करती है, ठीक है। अच्छा, जो काम जल्दी हो सकता है, जो काम क्विकली हो सकता है, उसमें जो बंदा देरी लगाता है वो मूर्ख है। प्रोक्रेस्टिनेशन एक वर्ड है जो बहुत फेमस हो चुका है आपके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, ठीक है। अच्छा, बिना बुलाए आने वाला और बिना पूछे बताने वाला, ये मूर्ख है भाई। अगर आपको किसी ने बुलाया ही नहीं, तो दो लोग खड़े हैं, आप ऐसे ही घुस रहे हो बीच में, वो अपना कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, आप बीच में घुस रहे हो, आपको किसी ने बुलाया ही नहीं, तो आप मूर्ख हैं भाई। जहां आप बिन बुलाए जाते हो, वहां पे आपकी इज्जत नहीं होती, जरूरत नहीं है वहां आपकी। आप अगर जाओगे तो आपकी इज्जत भी नहीं होती। हाँ। और अगर कोई आपसे पूछ नहीं रहा, आप खुद ही बोले जा रहे हो, तो आपसे बड़ा मूर्ख कौन है? आपका वो ज्ञान कोई ना तो ग्रहण करेगा, और बल्कि आप उस सभा के अंदर एक जोकर बन के रह जाओगे, ठीक है। ये बुक में जो इतनी सारी चीजें हैं, ये इंसान को इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए भी मतलब विवश करती है एक तरह से। हाँ, कि आप अपने में झांकी है कि जो जैसा मैं आचरण करता हूँ, क्या वो सही है, क्या वो मूर्खता है, कि वो मतलब पंडिताई है, कि समझदारी का काम है। तो काफी डीप इंसाइट्स है इसमें, ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन बिहेवियर को लेकर। और एक बहुत बड़ी बात जो मूर्खता की सबसे बड़ी निशानी है, कि भाई असमर्थ होते हुए भी जो क्रोध करता है। भाई कोई काम है तेरे वश में नहीं है, ना तू उसको कर सकता है, और दूसरा जो उस काम को कर रहा है उसके ऊपर क्रोध कर रहा है कि तू ठीक से नहीं कर रहा। अरे उससे बड़ा मूर्ख कौन है भाई? अरे जब या तो तुझे वो काम आता हो तो तुम बात करने के लिए वो रखते हो, आपको आता नहीं, आप असमर्थ हो और फिर भी आप क्रोध कर रहे हो। जैसे धृतराष्ट्र कर रहा था, वो हर चीज में असमर्थ था, फिर भी वो क्रोध कर रहा है कि मेरे बेटे को ये कर दिया, वो कर दिया। उसका कोई फायदा नहीं। या दुर्योधन की बात देख लो, तो वो समझा उनको ही रहा था, धृतराष्ट्र को ही, बट उसके अंदर हम भी कुछ ना कुछ बहुत कुछ सीख सकते हैं। मतलब ऐसी चीजें बताइए जो नीति हम अपने ऑफिस लाइफ या बाकी जो सोशल लाइफ है उसमें भी यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा अध्याय 2 में श्लोक नंबर 15 और 16, ये श्लोक भी मुझे अच्छा मिला, जिसमें पक्के और कच्चे फल का उदाहरण दिया गया है। जरा आप एक बार पढ़ के बताइए। जी बिल्कुल, मैं पढ़ता हूँ इनको। वनस्पतेर पक्वानि फलानि प्रचिनोतीय
स नाप्नोति रसम तेभ्यो बीजम चास्य विनिश्यति। ये 15वां है और 16वां इसी के साथ कंटिन्यूशन। यस्तु पक्वम उत्पादते काले परिणतम फलम फलाद रसम स लभते बीजाच्चैव फलम पुनः। इसका जो व्याख्या बताई है वो मैं बता देता हूँ। जो पेड़ से कच्चे फलों को तोड़ता है वह उन फलों से रस तो पाता नहीं, उल्टे उस वृक्ष के बीज का नाश होता है। परंतु जो समय पर पके हुए फलों को ग्रहण करता है वह फल से रस पाता है और उस बीज से पुनः फल प्राप्त करता है। बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर कोई टीचर इस वीडियो को देख रहा है या कोई मैनेजर किसी कंपनी अपने टीम के किसी टीम का मैनेजर इस वीडियो को देख रहा है तो उनके लिए बहुत ही टीचिंग वाली बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि यदि आप पेड़ से कच्चे फल को तोड़ोगे इसका मतलब क्या हुआ। यदि आप जो बंदा अभी फुल्ली ट्रेंड नहीं है, कोई इक्विप्ड नहीं है, उस बंदे को कोई इंपॉर्टेंट काम दे दोगे, आप मेन वाला काम उसको ही दे दोगे, एक तो वो काम कर नहीं पाएगा पहली बात, और उसकी परफॉर्मेंस डाउन होगी, उसका करियर खराब हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा आपका वो काम भी सिद्ध नहीं हो पाएगा, यानी कि पर्सनल डेवलपमेंट। और अगर जो बंदा ट्रेंड होगा उस काम के करने के योग्य होगा, उसको अगर आप लेते हो, एक तो आपको काम भी अच्छा करके देगा, दूसरा आप वो अपने करियर में आगे भी बढ़ेगा, ग्रोथ भी होगा, वो आपके लिए और रास्ते खोल देगा कि और भी किन कामों में आप उसको लगा सकते हो। सीधी सीधी बात है। फर्क क्या है, वो कच्चे फल को हमें पक्का करना है पहले तो। मैनेजर या टीचर का ये जो भी है उनका ये कर्तव्य है कि सबसे पहले तो जो बंदा आया है, जो कच्चा नींबू है, उसको पहले पक्का करो, ट्रेनिंग दो उसको। जब तक आप ट्रेनिंग नहीं दोगे ना, आप और सिर्फ आप घाटे में, वो घाटे में तो है ही है, पर आप भी घाटे में हो साथ में साथ। तो इसलिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, और ये श्लोकों से यही पता चलता है जो उन्होंने कच्चे और पक्के फल का उदाहरण दिया। और जो एक और श्लोक है, श्लोक दूसरे अध्याय में ही 34वें नंबर का, पढ़िए। पढ़ता हूँ। गंधेन गावः पश्यन्ति वेदे पश्यन्ति ब्राह्मणा चारे पश्यन्ति राजानश्चक्षुर्भयामित्रे जना। इसका की अर्थ लिखा हुआ है, गौएं गंध से, ब्राह्मण लोग वेदों से, राजा जासूसों से और अन्य साधारण लोग आंखों से देखा करते हैं। देखो इस श्लोक में ऐसे तो आपको लग रहा होगा कि ये तो साधारण सा एक श्लोक है जो कि किसी माइथोलॉजिकल टाइप से बनाया हुआ है कि गाय गंध से देखती है, गंध से देखती है, राजा अपने गुप्तचरों से देखता है, ब्राह्मण वेदों की दृष्टि से देखता है। लेकिन जो हम जैसे साधारण लोग हैं, हम ही ऐसे लोग हैं जो आंखों से देखते हैं। मतलब इसके पीछे का ये है कि सबकी आंखें अलग है, हर किसी का दृष्टिकोण अलग है। कोई इस चीज से देखता है, ये जानना जरूरी है। इस चीज को आधार बना के कोई बंदा आपकी बात को देखेगा या आपको देखेगा, उस चीज को जान लो तो आप उस इंसान से इजीली डील कर सकते हो। अगर आप सिंपल चीज में किसी आदमी का परसेप्शन समझ लो तो आपको उसे हैंडल करने में बहुत इजी रहेगा। ये आपको, अगर आपने कभी भी कस्टमर सर्विस की कोई ट्रेनिंग देखी हो या किसी एम्प्लॉय से बात करी हो, तो वो आपको बेटर समझाएंगे कि वो कस्टमर के साथ कैसे डील करते हैं। वो पहले आपका परसेप्शन जानना, उनका परसेप्शन जानने की कोशिश करते हैं। नो देयर कस्टमर, हाँ, उसका इन्फो लेते हैं पहले कि ओके ये ऐसा बंदा है, इस स्टेट का है, ये लैंग्वेज में ये है, प्रोफेशन इसका ये, पहले के परचेजेस ऐसे हैं, और इसका प्रीवियस स्टेटमेंट क्या है, क्या कंडीशन थी। फिर उसके हिसाब से वो उसके साथ जो भी है वार्तालाप करते हैं। या आप मार्केटिंग में भी देख सकते हैं, ये चीज आपको मार्केटिंग में भी मिलेगी। एक चीज होती है कॉन्सेप्चुअल मार्केटिंग। उस चीज में क्या होता है कि आपको या तो आप अपना कॉन्सेप्ट सामने वाले को समझा दो, यानी कि आपका जो कस्टमर है उसको समझा दो, या तो ये कर लो, या उसका जो कॉन्सेप्ट है उसी को समझो और उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट की पिच करो। जैसे कि सेल्स में मोस्टली होता ही है कि जब भी आप किसी कस्टमर के पास जाएं तो
कभी कभी क्या होता है कि आप अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है, जो आपका एक ऐसा कस्टमर हो जिसके पास की वास्ट नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं, तो वो आपको अपनी नीड बताएगा। आप उसकी नीड समझो, आप उसका परसेप्शन समझो, वो किस दिशा में अपनी कंपनी को ले जाना चाह रहा है। वो अगर आपने समझ लिया तो आप उसको बेहिसाब प्रोडक्ट सबका दृष्टिकोण अलग है। अगर इस वीडियो को कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो उनके लिए भी एक अच्छा उदाहरण है कि देखो, बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा जो होता है, उसका दृष्टिकोण अलग होता है, बड़ों का दृष्टिकोण अलग होता है। बच्चा तो यही सोचता है कि भाई सुबह जो है सूरज पहाड़ से निकलता है और रात को समंदर में डूब जाता है, यही उसके लिए दिन और रात का कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है और जब वो इस चीज को समझ जाता है, पढ़ लेता है कि ये धरती के अपने एक्सिस पे घूमने की वजह से ऐसा होता है, तो उसका कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। तो इसीलिए जब आप डील कर रहे हो अपने बच्चे के साथ, तो आप पहले उसका दृष्टिकोण देखो कि वो किस तरीके से सोच रहा होगा इस चीज को। अगर आप गलत रिएक्ट करोगे तो आपकी गलती है, उससे उसके ऊपर, एक तो उसके ऊपर जो आप करवाना चाहते हो वो नहीं हो पाएगा, और ऊपर से उसका भी मन जो है आहत हो जाएगा। क्रोध करोगे या, क्योंकि वो तो बचकानी बात बोलेगा ही, क्योंकि उसका दृष्टिकोण ही ऐसा। तो ये सीखने वाली बात है, इसमें बहुत सारी चीजें सीखने वाली है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं इसी में ही 36वां श्लोक, पढ़िए जरा। यद तप्तं प्रणमति न तत् संतापयन्त्यपि यच्च स्वयं नतं दारु तत् सन्नमयन्त्यपि। जो धातु बिना गर्म किए मुड़ जाते हैं उन्हें आग में नहीं तपाते। जो काठ स्वयं झुका होता है उसे लोग झुकाने का प्रयत्न नहीं करते। भाई इसमें, इस श्लोक में धातु और काठ की उदाहरण दी हुई है। काठ मतलब लकड़ी। क्या कहा गया है कि भाई जो धातु जो है खुद ही मुड़ जाए तो उसको कोई आग में तपाएगा क्या मुड़ाने के लिए? नहीं, ऑब्वियसली उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं लगाएगा। यानी कि अगर आप एक वर्कर हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, या अगर आप किसी भी जगह पे कोई भी पद पे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, यदि आप अपने कार्य को सही ढंग से कर रहे हैं, विनम्रता से कर रहे हैं, सिंसियरिटी से कर रहे हैं, तो कोई ऐसा नहीं है जो आपको दबाने मोड़ने की कोशिश करेगा, या आपको आग में तपाएगा, या आपको टेस्ट करेगा। यदि आप सब कुछ काम अच्छे से करें, आपको आपका बॉस या आपका टीचर या कोई भी आपको टेस्ट नहीं करेगा, आपको तपाएगा नहीं। टेस्ट तब करेगा जब उसको लगेगा कि अभी कच्चा है। जब आप अंदर से ही काम इस तरीके से कर रहे हो पक्के फल की तरह। नहीं, सिर्फ इसमें कच्चे वाली बात नहीं है, इसमें बात यह है कि आप मुड़ना नहीं चाहते, आप मोल्ड नहीं होना चाहते, मतलब आप बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहते। हाँ, चेंज नहीं, झुकना नहीं अपना। यदि आप स्वयं से ही, आप पहले से ही आप एक्टिवेटेड हो इस चीज में, हाँ, कि आप यू आर एम्ब्रेसिंग एवरी चेंज, तो आपको कौन मुड़ाएगा? आपके ऊपर प्रेशर कौन बनाएगा? कोई नहीं बनाएगा, आप खुद ही उससे कर रहे हो। उसी तरह जो पेड़ जो है या जो वृक्ष है, अगर वो स्वयं झुका हुआ होता है, या कोई लकड़ी है वो स्वयं झुकी हुई थी, तो उसको मोड़ने की कोशिश कोई नहीं करता। सेम चीज यही है। हाँ। तो इससे बेसिक चीज ये है कि कंफर्ट जोन जो है, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के जो ये समझता है कि अगर मुझे कोई काम करना है उसके लिए मुझे इन परिस्थितियों से गुजरना ही पड़ेगा, हाँ, और उसे कोई उसमें आपत्ति नहीं, तो कोई उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर या क्या जैसे बोलते हैं टॉर्चर कोई नहीं करेगा। कोई नहीं करेगा। और ऑफिस में आपको पता है कि अगर मुझे आज डिप्लॉयमेंट करने के लिए मुझे रात तक बैठना ही पड़ेगा, और रात तक बैठना छोड़ो, आप बीच के ब्रेक्स नहीं लेके 7 बजे तक डिप्लॉयमेंट कर दोगे, तो आपको 9 बजे तक रुकने के लिए कोई नहीं बोलेगा। तो यही चीज इसमें समझाई गई है, एक लोहे और काठ के सही बात है। ये देखो, या तो आप चेंज हो जाओ, 100 बातों की एक बात है, या तो आप खुद चेंज हो जाओ, नहीं तो दुनिया आपको चेंज कर देगी। हाँ। और अगर आप में मादा है तो आप दुनिया को चेंज कर दो। ऐसे बड़े बड़े आविष्कारक क्या करते हैं? वो ट्रेंड सेट करते हैं, तो वो बहुत बात की बात है। लेकिन यदि आप खुद ही चेंज नहीं होना चाहते हो तो आप क्या ही दुनिया को चेंज करोगे, और क्या खुद को तो चेंज कर नहीं पाओगे, लेकिन दुनिया आपको जरूर बिल्कुल वैसा रहने नहीं देगी। आप किसी न किसी उसमें चेंज जरूर करेगी। और अगर आप फिर भी स्टिफ रहे तो धीरे धीरे वो जो प्रेशर बनाएगी तो आप टूट जाओगे, मुड़ोगे नहीं, टूट जाओगे आप। इसी दूसरे अध्याय में श्लोक नंबर 52 को
अवृत्तिर्भयमन्त्यानां मध्यानां मरणाद् भयम् उत्तमानां तु मर्त्यानां वमानात् परम भयम्। इसका की अर्थ बताया है, अधम पुरुषों को जीविका न होने से भय लगता है, मध्यम श्रेणी के मनुष्यों को मृत्यु से भय लगता है, परंतु उत्तम पुरुषों को अपमान से ही भय लगता है। कितना रेलेवेंट है। अधम पुरुष यानी कि जो लोअर लेवल का पुरुष होता है, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, 3 जो श्रेणियां हैं हमारे। इसको तो आप ही अच्छे से समझा सकते हैं। तो अधम पुरुष यानी जो लो क्लास, जिसकी की सैलरी या इनकम कम है, जिसका लाइफस्टाइल कम है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा भय क्या होगा, सबसे ज्यादा डर की बात क्या होगी, अगर उसकी रोजगार चली जाएगी। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो कितना डर से लोग, जो लेबर क्लास है वो इधर उधर भाग रही है, घर जाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि लॉकडाउन में कोई काम नहीं है वगैरह। तो ये उसके लिए सबसे बड़ा भय होता है। जो मिडिल क्लास होते हैं, यानी मध्यम वर्ग के लोग जो होते हैं, जिन्होंने धन थोड़ा बहुत इकट्ठा किया होता है और फ्यूचर का भी सोच रहे होते हैं, और प्रेजेंट फ्यूचर दोनों का चला के चल रहे होते हैं। मिडिल क्लास, जो टिपिकल मिडिल क्लास जिसको बोला जाता है, उसको सबसे ज्यादा भय होता है मृत्यु से। उनको सबसे ज्यादा मौत से डर होता है, क्योंकि अगर कोई भी एक मौत हो जाए तो उन्होंने इतना कुछ बनाया है, अब वो व्यर्थ हो जाएगा। वो पूरी जिंदगी यही देखते रहते हैं कि हमने जो ये जितना भी बनाया है, ये कैसे इसमें बांटना है, क्या करना है, और कैसे अपने बच्चों के लिए हम पहले तो वो बनाते हैं, उसके बाद उनको बांटते हैं। पूरा उनका जीवन चक्र इसी में रहता है। क्यों? बचाओ। सिर्फ उसका लिमिटिंग फैक्टर होता है मृत्यु। हाँ, मौत से बहुत डरते हैं। लेकिन जो एलीट क्लास होते हैं या अपर श्रेणी के लोग, जिसमें कि जो कि कहते हैं ऐसा, जो 1% है भारत में, उनको सबसे बड़ा भय होता है किसका? अपमान होने का। अपमान उनके लिए सबसे बड़ा भय है, क्योंकि जैसा आपने बहुत फिल्मों में भी सुना होगा, इमेज इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज इमेज। तो वो हमारे लिए लागू नहीं होता। हमारा क्या, हमारा आज है इमेज, कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा, लोग भूल भी जाएंगे। लेकिन जो टॉप क्लास के लोग होते हैं, अगर उन्होंने बचपन में कुछ कांड किया होगा तो बुढ़ापे तक उनको वो झेलना पड़ेगा। इसलिए वो अपमान से बहुत डरते हैं। इसलिए डिफेमेशन केस फाइल होते रहते हैं आए दिन, रोज। कभी भी कोई किसी के खिलाफ कोई बात कर दे तो डिफेमेशन केस तुरंत फाइल होते हैं। क्यों? क्योंकि अपमान जो है वो बहुत बड़ी चीज होती है उनके लिए, वो लेट गो नहीं कर सकते ऐसी चीज को। ये जो डर है, डर समान नहीं होता किसी के लिए भी, हर तरह की श्रेणी के लोगों के लिए अलग अलग होता है उसका मायने। तीसरे अध्याय पे चलते हैं। तीसरे अध्याय के 67 और 68 नंबर श्लोक पढ़िए जरा। जी बिल्कुल। दिवसे नैव तत्कुर्याद् येन रात्रो सुखम वसेत, अष्टमासेन तत्कुर्याद् येन वर्षा सुखम वसेत। इसका कंटिन्यूशन में पढ़ो। पूर्वे वयसि तत्कुर्याद् येन वृद्ध सुखम वसेत, यावत् जीवेन तत्कुर्याद् येन प्रेत्य सुखम वसेत। इसका क्या अर्थ बताया गया है, दिन भर में ही वह कार्य कर लें जिससे रात में सुख से रह सके, और 8 महीनों में ही वह कार्य कर लें जिससे वर्ष के 4 महीने सुख से व्यतीत कर सके, और पहली अवस्था में वह काम कर लें जिससे वृद्ध अवस्था में सुखपूर्वक रह सके, और जीवन भर वह कार्य करें जिससे मरने के बाद भी सुख से रह सके। तो बहुत बड़ी बात कह दी है। देखिए, सब लोग बोलते हैं अरे यार कंपनी ने टारगेट दे रखा है, कंपनी टारगेट देती है, टारगेट से काम करवाती है। लेकिन मैंने लास्ट दिन में कर दिया। लेकिन करते कब है टारगेट पूरा? 31 तारीख। और ऐसा हमेशा आपने सुना होगा कि यार मार्च चल रहा है, यार टारगेट नहीं हो पाते, मार्च चल रहा है, क्लोजिंग है, मार्च चल रहा है, क्लोजिंग है, हमारे टारगेट पूरे नहीं हो रहे, हमारे टारगेट पूरे नहीं हो रहे, सर हमारा ये ले लो, हमारे टारगेट पूरे नहीं हो रहे, हमारा टारगेट पूरे करवा दो, हमारा ये। अरे आपने क्या पुरुषार्थ किया? आप मुझसे क्यों, आप अपने कस्टमर से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपका टारगेट पूरा करे? आपने क्यों नहीं किया? आपके पास 12 महीने थे, या आपके पास आज आप
दिन में काम करते हैं, डे का वर्क है आपका, रात में उसकी टेंशन लेते हो, दिन भर काम नहीं करते, चाय पीते हो, घूमते हो, और फिर रात में फिर प्लान बनाते हो कि कैसे किया जाए। नहीं, स्टूडेंट के लिए भी यही है, आप पढ़ते नहीं है दिन भर और रात में फिर सोचते हैं अरे पढ़ना, या एग्जाम जब आता तब पढ़ते हैं। पूरे साल के 8 महीने में ही काम निपटा लो, अपना टारगेट पूरा कर लो, 4 महीने मजे से लो, सीधी सी बात है। या आपको ज्यादा कमाना है तो उन 4 महीनों में और टारगेट्स के भी ऊपर कर दो, उसमें ज्यादा आपको मिलेगा। उसी तरह स्टूडेंट के लिए भाई पहले ही पढ़ के रख लो, लास्ट की टेंशन मत रखो, आप बीमार भी हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है बिल्कुल। यदि आपने मेहनत कर ली, अपने असाइनमेंट्स पूरे कर लिए, जो भी चीजें मांगी जाती है वो कर ली, तो आप लास्ट के दिनों में परेशान नहीं होंगे। उसी तरीके से ये बोला गया है कि भाई जवानी में जो काम कर लोगे ना, कर लोगे, ऐसा काम करो कि बुढ़ापे में सुखी से रहो। इतने सारे जो होते हैं ये प्लान वो प्लान, अरे देख लेंगे, ले लेंगे, इंश्योरेंस तो इंश्योरेंस, जो करना है कर लो अभी, ताकि बुढ़ापे में आपको दिक्कत ना हो। अगर आप प्लान कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो दैट्स अ डिफरेंट मैटर। हाँ, वो तो अलग बात है, लेकिन अगर जो काम आप अभी कर सकते हो उसको ये मत सोचो कि अरे हाँ, अब बाद में करेंगे। नहीं, तो ये बहुत ही अच्छे 2 श्लोक मुझे लगे, तो ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा इसी अध्याय का 75 नंबर श्लोक है, बुद्धि श्रेष्ठानि कर्माणि बाहुमध्यानि भारत, तानि जंगा जगन्यानि भार प्रत्यवराणि च। जिसका की अर्थ बताया है भारत यहाँ धृतराष्ट्र को कहा गया क्योंकि वो भरत के वंशज है। तो भारत बुद्धि से विचार करके किए हुए कर्म श्रेष्ठ होते हैं, बाहुबल से किए जाने वाले कर्म मध्यम श्रेणी के हैं, और जंघा से होने वाले कार्य अधम है, और भार ढोने का काम महान अधम है। महाअधम भाई सब भार कौन ढोता है? जो कि इसके पास और कोई बेटर ऑप्शन नहीं होता। बेटर ऑप्शन है, गधा ढोता है भार। वही बाहर गधा ढोता है, और गधे को ही रखा जाता है बाहर ढोने के, घोड़ा का भी बाहर नहीं ढोता। ये बात याद रखना, घोड़ा बाहर नहीं ढोता, गधा बाहर ढोता है, क्योंकि वो बाहर ही ढो सकता है, उस पर सवारी नहीं, तेज नहीं भाग सकता, उसके पास कुशलता नहीं है। तो बाहर ढोने वाला जो भी काम होता है ना, वो सबसे कम छोटा माना गया है। देखिए, इसको वो वाला रंग नहीं देना कि हम किसी के लिए गलत बोल रहे हैं, कि कोई बंदा उसकी जीविका ही उससे चलती है बाहर ढोने से, इसलिए इसका मत लीजिए। आप बात के पीछे की जो फिलॉसफी है उसको समझिए। बाहर ढोने का मतलब होता है सिर्फ ये वाला वर्क, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, तो ये सबसे लोएस्ट टाइप ऑफ वर्क। लेग वर्क जो है, चलना, जांघों से जो काम होता है, इधर भाई ये चिट्ठी इधर से उधर पहुंचा दी, ठीक है, उसका फाइल इधर से उधर कर दिया, उसका मैसेज उसको पहुंचा दिया, ये भी थोड़े से ऊपर है। ये चीज जो हाथों से होता है भाई, टक टक टक, कब बोला था उसने, क्लर्कियल वर्क, ठीक है, जो प्रोग्रामर होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, बाहुबल से, भुजाओं से जो काम होते हैं, या लड़ाई से, झगड़े से, या आप कंप्यूटर से करते हैं, या किसी भी चीज से करते हैं, जहां पे आपका जो प्रोग्राम मैनेजर है, उसने आपको एक तरीका बताया हुआ है, आपको उसी तरीके से अपना कोडिंग करते रहना, ठीक है। तो ये तो आप कर रहे हो, लेकिन बनाया किसने, बुद्धि किसकी है, वो सबसे श्रेष्ठ कार्य उसी का है। तो इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे आप किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां पे जो क्रिएटिव हेड और जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, जो कि बुद्धि का प्रयोग करते हैं, सिर्फ वो ना तो बाहुबल का इस्तेमाल करते हैं, ना जांघों का इस्तेमाल करते हैं, और ना ही आपके बाहर ढोने का काम करते हैं, सिर्फ बुद्धि इस्तेमाल करते हो। डिसीजन मेकर जो होते हैं वही हमेशा टॉप पर होते हैं। वो आपको और किसी क्वालिफिकेशन नहीं देखते, आपका डिसीजन मेकर को ही सीईओ बनाते हैं। उसी तरह जो आपके काम में कुशल है, यानी जो डेवलपर वगैरह है, ठीक है ना, जो आपको प्रोडक्शन करके देगा,
है ना, वो उसके बाद आते हैं। जो प्रोडक्शन, चाहे वो मैनेजर हो चाहे कोई भी हो, बट वो जो प्रोडक्शन करके देने वाले हैं आपके, वो उसके बाद में आते हैं। उनकी सैलरी उससे कम, मतलब सबसे ऊपर डिसीजन मेकर्स, उसके बाद जो प्रोडक्शन जो करते हैं एक्चुअल में ऑपरेशंस, फिर तीसरा नंबर आता है जहाँ क्लर्क वर्क जो करते हैं। क्लर्क वर्क जो करते हैं, जो यहाँ से वहां चीजें पहुंचाना, सबका नफा नुकसान देखना, किसने क्या किया, इन सब जो लॉजिस्टिक्स हो रही है उनको ट्रैक करना, वो काम करते हैं। सबसे एंड में जो आते हैं पियोन वर्क आते हैं, जो बस सामान ढोना, एक तरह से सेवा कर रहे हैं आपकी, और कुछ नहीं। तो अब इसमें कोई ये नहीं है कि काम बड़ा है छोटा है, ये उस दृष्टि में नहीं है कि आप किसी काम को तुच्छ समझें, किसी काम को बड़ा समझें। इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि वैल्यू कौन से काम को ज्यादा मिलती है, कौन से काम को दुनिया जो है ज्यादा, मतलब उसकी कीमत लगाती है। इसमें कोई बड़ा छोटा वाली बात नहीं है, इसकी वैल्यू की बात है। तो इसमें 2 प्रसंग आपने और कहे थे, केशनी की कहानी और दत्तात्रेय और साध्य देवता का संवाद। तो ये दोनों भी हम करना चाहते थे, बट ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो समय काफी इसमें व्यर्थ जाने वाला है। यदि आप ये कहानी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर लिखिए। एक गुड अमाउंट ऑफ कमेंट्स आने के बाद हम इस पे भी स्टोरी जरूर करें, बट अभी के लिए हम इसको यहीं तक रखते हैं। आई थिंक मोर देन इनफ हमने आपको बता दिया है इसमें, और मैं आशा करता हूँ कि आप ये बुक जरूर पढ़ें, और अपने बच्चों को, खासकर बच्चों को जरूर पढ़नी चाहिए, यंगस्टर्स को पढ़नी चाहिए, जो कि करियर का मोटिवेशन या स्टार्ट कर रहे हैं, उस पर काफी इनको डिसिप्लिन वाली चीजें समझ आएंगी। और यही नहीं, जो अभी करंटली किसी पोजीशन पे है वो भी पढ़ सकते हैं। अपने आप को चेंज करना किसी भी समय पे, अगर कुछ सीख के आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, तो इसमें कोई भी हानि नहीं है। और 20 रुपए मात्र की किताब है, एक बार पढ़ लीजिए और देखिए क्या आप इसको अमल में ला सकते हैं कि नहीं। कोई प्रमोशन करने के लिए नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हमने भी ये किताब पढ़ी, हमें भी बहुत अच्छी लगी, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने आप में कुछ चेंजेस लाएं जो कि जरूरी हैं, जो हम ला सकते हैं समय से। तो आशा करते हैं आज का ये अंक आपको पसंद आया होगा, और आप क्या सीख मिली आपको इस अंक में, और आप कुछ और बातें अगर जानना चाहते हैं, कुछ और बताना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ चीजें जिससे कि सहमत हैं आप या असहमत हैं, किसी भी प्रकार के कमेंट्स आप हमको जरूर बताएं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगले वीडियोस के लिए जो है सब्सक्राइब जरूर करिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। सनातन धर्म को कैसे देखते हैं कृपया कमेंट कीजिए। तो हम आपसे आज्ञा लेते हैं। जय श्री राम। नमस्कार। नमस्कार।